नमस्कार दोस्तों, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री भारत के पास अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये क्लियरली आप देख सकते हो कि भारत ने हांगकांग को ओवरटेक कर दिया है और अब 7वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट भारत के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये रैंकिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो टॉप पे है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स का ये, फिर चाइना का शंघाई कॉर्पोरेशन स्टॉक एक्सचेंज है, फिर उसके बाद जापान के एक्सचेंज ग्रुप है, फिर 7वें नंबर पे हांगकांग एक्सचेंज देखने को मिलता है और 8वें नंबर पे था भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या हो रहा था कि इस साल हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज लगातार नीचे गिर रहा था, लगभग 17% का डिक्लाइन यहां पर था और भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लगभग 15% से ग्रो कर रहा था। जिसके बाद अब भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट वैल्यूएशन मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.989 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, वहीं हांगकांग 3.984 ट्रिलियन डॉलर पे रुका हुआ है। जिसके बाद भारत अब 7वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट होल्ड कर रहा है एज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बात आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, भारत का मार्केट क्यों ग्रो कर रहा है, चाइना के जितने ही मार्केट है इंक्लूडिंग हांगकांग ये क्यों गिर रहे हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि डाई अमोनियम फॉस्फेट जो कि एक लिक्विड नैनो यूरिया इसका बनाया गया है, ये लिक्विड नैनो यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, नाबार्ड, इफको, एफसीआई। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जिसके बाद में जो सही जवाब होगा ना उसके ऊपर मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। इसके अलावा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं और अनिरुद्ध सर दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर इस एड्रेस पे आएंगे, ये अनअकैडमी का सेंटर है जहां पर आप लोगों के सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे, आप लोगों के साथ में मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इवन कुछ अच्छे गेम्स भी हम लोग साथ में खेलने वाले हैं, क्विजेस करने वाले हैं। जो जीतेगा उसको कई सारी गुडीज हम लोग देंगे, तो जरूर से आप हम लोगों से मिल सकते हो। प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रेटेजी, कई सारी नई नई चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है, नए पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में नए चैलेंजेस भी होंगे, तो बिल्कुल से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। याद रखना 15 तारीख को हम लोग आएंगे शाम को 6:30 बजे, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ, गूगल पे हुआ मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा था क्योंकि भारत के अंदर कैपिटल ज्यादा आ रही थी। क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले तो एक कंपनी का देखा जाता है। एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि उसके कितने स्टॉक हैं इनटू हर एक स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ओवरऑल रूप से उस कंपनी की वैल्यू कितनी है। अब जब सारी कंपनी की ये वैल्यू में जोड़ दूं तो उसके बाद में वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू हो जाती है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। भारत के अंदर क्या हो रहा था कि लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था जिसके कारण से ये स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे थे और जब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। 2023 के वर्ष के अंदर भारत के अंदर लगभग 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट केवल 1 लाख करोड़ का है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट 177.5 लाख करोड़ का है। मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारतीय लोग कर रहे हैं क्योंकि अब लोगों का सेविंग पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले लोग जो है वो सेव करने के लिए बैंक में पैसा लगते थे क्योंकि ऑब्वियसली वहां से पैसा निकालना मुश्किल होता था, मतलब लाइन में लगो, सर दर्द करो, तब जाके आपका पैसा निकलता था, फिर आप उस पैसे को यूज कर पाते थे, या लाइन में लगो, एटीएम का प्रयोग करो, पैसे निकालो, फिर यूज कर पाते थे। अब क्या है कि आपके पास में फोन है, यूपीआई है, तो इजीली कहीं पे भी पेमेंट कर देते हो, जिसके कारण से वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड मनी हो चुकी है, तो उसकी वजह से सेविंग नहीं होती है। कई सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे कि हाँ यार सेविंग तो नहीं होती है, तो फिर क्या करते हैं अधिकतर लोग आजकल ना शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड के अंदर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ऑलरेडी बढ़ रहा था जिसके कारण से भारत का मार्केट ऊपर जा रहा था और जब भारत का मार्केट ऊपर जा रहा था तो उसी समय फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा दी। अब इसका कारण क्या था? तो सबसे बड़ी कारण यह है कि भारत के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है, एक स्टेबल पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। इस बार बीजेपी ने 3 राज्यों के अंदर इलेक्शन जीते। जैसे ही इलेक्शन जीते ना तो उसके बाद में समझ में आ गया कि यार नॉर्थ में यहाँ पकड़ अच्छी है, जिसके अंदर 2 राज्य तो ऐसे थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटा के अब बीजेपी की सरकार आ गई। वहीं एमपी के अंदर भी पिछली बार कांग्रेस ही जीती थी, फिर उसके बाद में वो सरकार गिरा के बना दी थी बीजेपी की सरकार, पर इस बार क्या हुआ, पूर्ण बहुमत से जीत गई।
जिसके बाद ये दिख गया कि हाँ भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर अच्छी पकड़ है बीजेपी की, तो आने वाले समय में इन्हीं की सरकार बनने के चांसेस ज्यादा है। और अगर इन्हीं की सरकार बनेगी तो फिर पॉलिटिक्स क्या होगी, स्टेबल। और अगर स्टेबल पॉलिटिक्स है तो ऑब्वियसली मार्केट भी स्टेबल होगा, इस कारण से लोग जो है वो निवेश करेंगे, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जिसके कारण से खास रूप से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो आप भारत के मार्केट को बढ़ता दे इसके अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भारत है, जिसके कारण से इसका फायदा लगभग हर कोई उठाना चाह रहा है। इस कारण से इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के मार्केट में बढ़ रहे हैं, और भारत का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो $4 ट्रिलियन को भी क्रॉस करने वाला है बहुत जल्दी, बीएसई ऑलरेडी कर चुका था। अब अगर हम लोग बात करें हांगकांग की, कि हांगकांग के अंदर क्या हुआ कि वहां के अचानक मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे क्यों जाने लगा, क्योंकि हांगकांग चाइना का पार्ट है और चाइना की इकोनॉमी जो है वो नष्ट हो रही है। इसके मल्टीपल कारण है। सबसे पहला कारण तो है रियल एस्टेट सेक्टर। चाइना के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है जिसके आधार पर चाइना की इकोनॉमी ग्रो हुई थी, कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, अब ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ध्वस्त हो रहा है, गिर रहा है, लोन बढ़ रहे हैं कंपनियों के ऊपर, चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर लोन है अब, तो वो इशू हम लोगों को दिखाई दे रहा है, कई सारी कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है। वहीं दूसरा कि चाइना जो है वो बहुत असर्टिव कंट्री होता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, यूएस की हेजीमनी को चैलेंज कर रहा है, जिसके कारण से यूएस के साथ के जितने भी देश हैं ये सब अब चाइना के अंदर निवेश करने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण से भी चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रहा है। इवन जो इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर किया हुआ है उसको निकाल रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस बार डेफिसिट के अंदर गया है, जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट जो है वो न केवल कम हो रहा है बल्कि निकल अलग रहा, जिसके कारण से ऑब्वियसली चाइना की इकोनॉमी जो है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। और जब चाइना की इकोनॉमी कमजोर होगी, वहां का मार्केट गिर रहा है, तो अब जब गिरता मार्केट है ना तो उसके अंदर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और उल्टा लोग घबरा के पैसा निकालते हैं, जिसके कारण से मार्केट और तेजी से गिरता है। वही चीज हम लोगों को हांगकांग के अंदर अभी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है और चाइना की इकोनॉमी की वजह से और समस्या देखने को मिल रही है। एक और बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर यह भी है कि डिसीजेस, पहले कोविड-19 और अभी मिस्टीरियस निमोनिया, उसके कारण से ऑलरेडी पैनिक ऑलरेडी बढ़ा हुआ है चाइना के अंदर, जिसके कारण से भी उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा जो चाइना से इन्वेस्टमेंट निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो वो आ रहा है भारत के अंदर। जैसे आप देखोगे आईफोन जो पहले टाटा, जो पहले चाइना के अंदर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता था, अब वो टाटा के साथ में मिलकर भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, जो अपने आप में बड़ी बात है। अब जब ये पैसा चाइना से निकल रहा है वो पैसा कहाँ आ रहा है, भारत में, तो सीधी सी बात है भारत का मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ऐसी चीज समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोग हमारे साथ में ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अगर आपको खुद को एनरोल करना है तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना, हमारी टीम जो है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। इसके अलावा जब भी आप टीम से बात करते हो, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, उनको कह देना मैं शुभेन सर का स्टूडेंट हूँ, SRC 10 कोड लगाना है, जिसके बाद आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी बहुत अच्छा समय, देखो दिसंबर ही वो महीना होता है जनरली जिस समय से लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट ईयर की, 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2025 की। तो यही वो समय है, हाई टाइम, वरना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपके साथी लोग ऑलरेडी इन क्लासेस के अंदर जुड़ चुके होंगे और आप थोड़ा लेट हो जाओगे। जैसे ही आप लेट हुए तो ऑब्वियसली आप इस रेस के अंदर पीछे होते हुए दिखाई दोगे, और जैसे ही वो होगा तो फिर वो घबराहट वगैरह वो सब बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में डोंट टेक रिस्क, अभी ले लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC 10 कमेंट करना। दैट्स ऑल ऑफ माय साइड। जय हिंद, जय भारत।